कोयटा के सयाहती मकाम हना उड़क कली में इस कली जो है वहाँ पर सैलाब ने तबाही मचा दी है। सड़कें, घर, समंदर, तमाम का तमाम जो निज़ाम है वो दरहम बरहम हो गया है। इस वक्त नुमाइंदा समा मुजीबुल्लाह मुतासरा इलाकों में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुजीब, बताइए यहाँ की सूरत हाल जो है। मानसून बारिशों की तबाहकारियां इस वक्त आप देख सकते हैं। मैं मौजूद हूँ सयाहती मकाम हना उड़क में, किली समंद खान में। आप देख सकते हैं बच्चे इस वक्त जिस पानी में नहा रहे हैं, ये शाहरा हुआ करती थी, रोड हुआ करता था। लोग यहाँ से सयाहती मकाम हना उड़क की तरफ जाया करते थे, लेकिन आज ये एक तालाब का मंजर पेश कर रहा है। बच्चे नहा रहे हैं। इस वक्त भी तबाही के मनाजिर नुमाया नजर आ रहे हैं। रोड नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। हर चीज जो सैलाब की जद में आया उसे उखाड़ फेंक दिएगा। ये आपके सामने आप देख सकते हैं, खंबा है जिसे जड़ से उखाड़ दिया गया। इसमें भी बिजली की तारें जो हैं वो ज़मीन पर बिखरी पड़ी हैं, जो कि ख़तरे से खाली नहीं है। लेकिन अब भी सूरत हाल ये है कि यहाँ के जो मकीन है वो अपनी मदद आप के तहत इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं और इमदाद के मुंतज़िर हैं। जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहाँ जिंदगी हुआ करती थी, आशियाना हुआ करता था, लेकिन आज ये कंडर में तब्दील हो गया। देख सकते हैं जहाँ मैं मौजूद हूँ एक रोड तो अब नामो निशान नहीं रहा, गड़ा बन गया। और मेरे हाइट से भी ज़्यादा ये गड़ा है, जो उसके ऊपर फिर ये एक आशियाना था, एक घर था, जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। जिस मकाम पर हम पहुंचे ये कोई कंडरात नहीं, ये गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी हाई स्कूल हना है। कैमरामैन वही से कहूँगा कि ओपन करके दिखाए। इतना ये गड़े के ऊंचा ये स्कूल, ये रोड था, इससे कबल ये रोड था जिससे सैलाबी रेला अपने साथ बहा ले गया। और इस वक्त भी जो तबाहकारियां हैं, कैमरे की आंख दिखा सकती है कि ये जो स्कूल है उसके अंदर भी जो दीवारें थी वो मुकम्मल तौर पर बोसीदा हो चुकी हैं। बच्चों को स्कूल से छुट्टियां दे दी गई हैं और जो आवाम है वो मलबा अपनी मदद आप के तहत उठाने पर मजबूर हैं। ना सिर्फ इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हुआ, तबाह हुआ, इनके आशियाने उजड़ गए, बल्कि इनके जो करोड़ों और अरबों रुपए का यहाँ पे एक बिज़नेस था, सेब के बागात, वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। सेब के बागात जितने भी थे उसमें से अक्सर को सैलाबी रेल अपने साथ बहा ले गए। जो रह गए उसको सैलाब ने अपनी जद में लिया और तमाम तर जितने भी सेब के फसल थी और सेब थे वो गिर गए, नाकारा हो चुके हैं। इस वक्त जो लोग हैं वो एक बड़े पैमाने पर इमदाद के मुंतज़िर हैं और अब भी जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। जी, अफसोस की बात है कि जिनको आगे आना चाहिए वो आगे नहीं आ रहे। पाकिस्तानी जो हैं, स्पेशली कराची वाले जो जिनकी आप बात करें वो भी तो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं और वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये तो नमक लगा रहे हैं, ये तो इडली नजर आ रहा है और इसको एंजॉय करें शायद। लेकिन मुल्क के मुख्तलिफ अजला में सैलाब की सूरत हाल है, तो इस दौरान कराची वाले जो हैं उन्होंने बड़ा अमली मुजाहरा जो किया और बड़ा बेहतरीन काम ये किया है कि मुश्किल की इस घड़ी में अपने बहन भाइयों के साथ खड़े हैं, दिल खोल कर अतियात दे रहे हैं। हमारे नुमाइंदे खिज़र आज़म ने मुख्तलिफ फलाही इदारों का रुख किया है और एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको वो दिखाते हैं। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला इस वक्त सैलाब की लपेट में है। कौम पर एक और आजमाइश आई हुई है और कराची अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। कराची अपनी रिवायत को दोहरा रहा है। कराची वाले किस तरह मुश्किल की इस घड़ी में अपने बहन भाइयों और बच्चों के साथ खड़े हैं।
इदारे नूरे हक पहुँचे हैं और यहाँ गली में पहुँचने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे कराची ने अपना दिल निकाल कर रख दिया हो। यहाँ पर पूरा एक नज़्म ज़ब्त के साथ काम किया जा रहा है। मर्दों के कपड़े अलग किए जा रहे हैं, ख़वातीन के बच्चों के कपड़े अलग किए जा रहे हैं। राशिद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अल खिदमत के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। राशिद साहब, कराची का ये जज्बा पहली बार नहीं है, इस बार कैसा लग रहा है आपको? कब आपने अपील की और कब आपको ये रिस्पांस मिला? कराची के अंदर कोई 130 से ज़ायद कैंप लगाए हैं और उन 130 कैंपों के अंदर राशन जमा होना शुरू हुआ है। लोग नक़द दे रहे हैं, हेड ऑफिस आके लोग डायरेक्ट यहाँ पर दे रहे हैं और फिर जब ये कैंपों में जमा हो जाता है सामान तो लोग ट्रक लोड करके यहाँ भेज देते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस मुश्किल घड़ी में कराची वाले किस तरह से अपने भाई बहनों के साथ खड़े हैं? जैसी ये सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर तबाही आई और हमने अपील की, कराची के लोगों के दिल बहुत बड़े हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अवाम का जज्बा पाकिस्तानी अपने भाइयों के लिए बहुत बड़ा है। लगता ही नहीं है कि कराची के अवाम जो है वो किसी परेशानी में है, बल्कि अपनी उस सारी परेशानियों को उन्होंने पीछे कर दिया, बालाख्तार रख दिया। और आपको ये पता है कि जो पहले मदद करने वाले हैं वो बाद में मदद करने वालों की तरह नहीं हो सकते। तो मेरा ख्याल है साबिक़ूनुल अव्वलून में लोग अपना शुमार करवा रहे हैं। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ पे वॉलंटियर के हिसाब से काम कर रही हूँ। दूसरे बच्चों को भी मशवरा देती हूँ कि यहाँ पर आएँ और यहाँ पे काम करें। इस वक्त मैं पहुंचा हूं जेडीसी फाउंडेशन। पूरी गली में इस वक्त सामान भरा हुआ है, यानी कराची वालों को जहां मौका मिल रहा है, जो भी फलाही इदारा है वहां अपना सामान पहुंचा रहे हैं। ज़फ़र अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, जेडीसी फाउंडेशन के सरबराह हैं। ज़फ़र भाई, कैसा रिस्पांस देख रहे हैं शहरियों का? कराची का ही जज्बा है। 150 ट्रक जेडीसी की औकात है निकालने की। हम तो छोटा सा इदारा है यार। 150 ट्रक बड़े वाले 10 व्हीलर मज़दा 3500 नहीं, 150 ट्रकों के कॉन्वाय निकल रहे हैं। लेकिन ये वहाँ पहुँचते पहुँचते तहसीलों में जब डिवाइड होते हैं तो हर तहसील गांव में मुश्किल से 20-25 लोगों का पहुँच पा रहा है। पूरा एक सूबा डूब गया है। इधर 60% बलूचिस्तान डूब गया है, उधर जुनूबी पंजाब तबाह हो गया है, गिलगित में आ गया है सैलाब। आपके सामने सवात की सूरत। खाना उनके लिए करना है, इलाज उनके लिए करना है, सब मरलावार होगा ना। फिर खैमा बस्तियाँ लगानी है, फिर 4-5 महीने बाद उन खैमा बस्तियों से उनके घरों में शिफ्ट करना होगा। पूरे कराची में कहीं पर भी अगर आप में जज्बा है, आप समझते हैं, जमा करो सामान, तुम जमा करो, ट्रक तैयार करो, जितना कन्वेंस मांगोगे जेडीसी देगी। जाओ पहुंचा के आओ मुतासिरीन तक। ये ओपन ऑफर है, ओपन ऑफर। जब तक पैसा देते रहेंगे, जिस दिन बंद करेंगे आपको बता देंगे। दावत इस्लामी का जो फलाही विंग है FGRF, और यहाँ पर भी बड़े ही जोश व खरोश से काम का सिलसिला जारी है। हमारे साथ अब्दुल रज़ाक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? जज्बा दीदनी है कराची का। अल्हम्दुलिल्लाह कराची फ्रॉम डे वन देखा गया कि एक ट्रेंड सेटर रहा है और एक बेहतरीन अंदाज नज़र आता है, ओवरवेलमिंग सिचुएशन नज़र आती है जब कभी भी इस तरह डिज़ास्टर इस तरह के मामलात होते हैं। इस वक्त आप जगह पर मौजूद है, ये सेंट्रल हब है FGRF का, और डेली बेसिस पर मैं कहूँ तो यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सिंध और सुबह बलूचिस्तान की जानिब अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ियाँ से रवाना की जा रही है, क्योंकि पंजाब और KP के डेफिनेटली हमारी टीम वहाँ पर मौजूद है। ओवरऑल अगर फिगर आप देखें, तकरीबन इस वक्त मोर देन 55 प्लेसेस पर हम इस वक्त ये रिलीफ का काम और रिहैबिलिटेशन का काम कर रहे हैं। सैलानी वेलफेयर का ये जो हेड ऑफिस है, यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त भी एक ट्रक में सामान जो है वो लोड किया जा रहा है। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद नईम खान साहब। क्या सूरत हाल है? बलूचिस्तान में सबसे पहले इफेक्ट होना शुरू हुआ तो बलूचिस्तान में हमने मुख्तलिफ जगहों पे हमने आर्जी किचन कायम किए। तकरीबन 75,000 अफराद को सिर्फ हैदराबाद से पका हुआ खाना दिया जा रहा है। इसके अलावा राशन आप देख रहे हैं ये लोड हो रहा है रोज़ की बुनियाद पे। राशन आ रहा है, हैदराबाद जा रहा है, सखर जा रहा है, सिंध में अंदरूनी सिंध जा रहा है। इसके अलावा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में राशन भी यहाँ से भेजा जा रहा है। सिंध और बलूचिस्तान को कवर कर रहे हैं आप कराची से? जिसके साथ कराची से कवर कर रहे हैं। फिर पंजाब में राजनपुर, लियाकतपुर में भी हमारी टीमें काम कर रही हैं। इसी तरह पका हुआ खाना और जो है राशन तकसीम किया जाए। तो कम व बेश अगर हम फ्लड इफेक्टेड्स की बात करें तो 1,25,000 अफराद को पका हुआ खाना फराम किया जा रहा है। और राशन, खेमे, पानी, ये अद्वियात चीज़ें अलग हैं। लोग आ रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं और सामान बड़ा भेजा जा रहा है। इस वक्त लोग शायद कराची को हम ये नहीं सोचे महंगाई है,
क्या है, सूरत हाल क्या है, लेकिन अपने जो चीज़ों को भी कम करिए, लोग चीज़ें दे रहे हैं। राशन के थैले में क्या क्या आप फराहम कर रहे हैं? इसमें चावल है, चने हैं और पत्ती है चाय की, नमक है, कुछ मसाले हैं, तेल है। जो बेसिक नीड्स हैं वो प्रोवाइड की जा रही है, आटा है, ताकि जो वक्ती ज़रूरियात हैं, बेसिक नीड्स हैं, वो पहुंचाई जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सकें। बिल्कुल जी, तो ये सूरत हाल है कराची में। हमने आज आपको विज़िट कराया, दिखाया कि किस तरह से ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि एक मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रही हैं, मगर बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम कवर नहीं कर पाए, वो उनका जज्बा भी दीद रही है। मगर यहाँ पर जो बात हमारी समझ में आई कि एक जानिब ये जज्बा बहुत ज़बरदस्त है, तो दूसरी जानिब यहाँ पर समझ में ये आ रहा है कि इस वक्त जो परेशानी है, जो इस वक्त मुश्किल घड़ी है, उसके इम्तिहान से गुजरने के लिए इस जज्बे को जारी रखना होगा, और यही सूरत हाल इस वक्त हमें दिख रही है। तो हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से सैलाब की सूरत हाल से लोग इस वक्त नबरदाज़मा हैं, फ़ाइट कर रहे हैं, लेकिन ये जो जंग है ये कुछ महीनों में ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि तूफ़ानी बारिशें हैं, बदतरीन सैलाब है, ये मुल्क की मईशत को भी बहा कर ले गया है। हम बहुत एहतियात से ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, वाक़यतन बहा कर ले गया है। और सिंध में इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि इतनी ज़्यादा यहाँ पे फसल थी जो कि ख़त्म हो चुकी है, बहा कर ले गई है। 2.082 मिलियन एकड़ पर जो फसल है वो इस वक्त बह चुकी है। नुकसान जो है वो 70 अरब रुपए से कम नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं कपास की फसल की, और ये भी हम आपको बताएं कि कई सालों से इसमें डिक्लाइन हो रही थी, लेकिन ये वो साल था 2021-22 के जहाँ पे रिकॉर्ड पैदावार हुई थी, लेकिन ये भी अब जा चुकी है, सैलाब इसको बहा कर ले गया है। तो इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कराची कॉटन ब्रोकर्स फोरम के चेयरमैन नसीम उस्मान साहब। नसीम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, आप बड़े अहम मामले पे हमसे बात कर रहे हैं। नसीम साहब एक जानिब तो हमें ग़िज़ाई क़िल्लत भी होने जा रही है, और दूसरी जानिब ये जो हमारी कैश क्रॉप थी जिससे हम बड़ा ज़र मुबादला कमाते थे, सिंध में तो वर्चुअली ख़त्म हो चुका है ये बिल्कुल। कितनी ख़राब सूरत हाल होने जा रही है? सिंध में जो है बहुत ही ख़राब सूरत हाल है। तकरीबन जिनिंग फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हुई हैं, उसमें जो है पानी भरा हुआ अभी भी, इस वजह से जो है वो फैक्ट्रियाँ चल नहीं रही हैं। कई फैक्ट्रियों के पानी भरने की वजह से दीवारें भी टूट गई हैं, तो कारोबार बिल्कुल रुक गया है, और फसल जो है वो तकरीबन डूब चुकी है। इस साल हमको बहुत उम्मीद थी कि रोड जो है रेट अच्छे मिले हैं काश्तकारों को, उन्होंने सोइंग भी अच्छी की, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह की मर्जी है कि ये सैलाब आने की वजह से जो है तकरीबन तबाह हो गया है, और तकरीबन लोगों का ख्याल है कि 70 से 75% जो है वो क्रॉप ख़राब हो गई है सिंध के अंदर। और जो है और भी जगह जो बलूचिस्तान है वहाँ भी बहुत नुकसान हुआ था, वहाँ भी तकरीबन आधी फसल ख़त्म हो गई है। इसके अलावा पंजाब, ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब, आप डेरा गाजी खान, राजनपुर, फाजिलपुर वगैरह, वहाँ भी सैलाब की वजह से जो है वो बड़ा नुकसान हुआ है। इस हिसाब से पाकिस्तान में कॉटन का क्रॉप जो है वो मख्तस किया गया था अपने फेडरल कमेटी ऑफ एग्रीकल्चर ने 1 करोड़ 10 लाख घंटों का, लेकिन अब उससे जो है वो आधा तकरीबन होगा। लोगों का ख्याल है कि 60 के 65 लाख घंटे होंगी, वो भी जो है क्वालिटी जो है उसकी भी ख़राब है। इस हिसाब से पाकिस्तान की मईशत को बहुत ही बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ये फसल जो है उससे आप बहुत सी चीज़ें जो हैं बाय प्रोडक्ट लेते हैं, उससे आप तेल भी लेते हैं, उससे जानवरों के लिए जो है वो चारा भी होता है, आपका खल वगैरह, तो ये सारी चीज़ें मल्टीपल जो है ना वो नुकसान हो रहा है कॉटन के क्रॉप से। तो इससे हिसाब आप कह रहे हैं 70 अरब, बल्कि इससे भी ज़्यादा जो है वो नुकसान हो रहा है। इसके अलावा आपका जो है एक्सपोर्ट जो है उसका दारोमदार टेक्सटाइल सेक्टर पे है, और टेक्सटाइल सेक्टर को भी बहुत ही मुश्किल हो रही है, क्योंकि रेट भी जो है इसका कॉटन का शॉर्ट क्रॉप होने की वजह से 24,000 रुपये पर मंड हो गया है, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। तो टेक्सटाइल मिल जो है
वो भी जो है बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं इस भाव पे रुई लेने की, मजबूरी तौर पे लेना पड़ रहा है। तो इस हिसाब से टेक्सटाइल सेक्टर आपका जो है वो भी इस साल बैठ गया है। कई मिलें जो है जुजवी तौर पे चल रही हैं, कई मिलें बंद हो गई हैं। दूसरा यह है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है वो रिसेशन चल रहा है, तो हमारा एक्सपोर्ट जो है गारमेंट का और टेक्सटाइल का वो भी जो है पहले से रुका हुआ है। इस हिसाब से हमको इस साल जो है वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में बड़ा जो है वो नुकसान होगा और मुल्क के लिए जो है पाकिस्तान तो चौथा बड़ा एक्सपोर्टर है इस चीज़ का। लेकिन अगेन वही कि जो सूरत हाल है वो बड़ी अलार्मिंग सी है। मुझे ये बताएं कि यकीनन इस तरह की सूरत हाल तो पहले कभी नहीं हुई होगी, अब जो सूरत हाल पैदा हो गई है इसको ओवरकम करने में, इसकी बहाली में कितना वक्त दरकार है और क्या चैलेंजेस पेश होंगे? देखिए, ये क्रॉप जो है वो अपने खरीफ की क्रॉप है और ये एक ही दफ़ा जो है होती है। ये तकरीबन हमारे मार्च तक चलती थी क्रॉप, अब ये लगता है दिसंबर तक भी नहीं चलेगी। तो इसके अगला जो है वो गंदम का जो है वो सेशन आता है नवंबर के बाद, जो है पंजाब वगैरह में गंदम जो है होती है, उसको भी कहते हैं कि पानी खड़ा होने की वजह से या ज़मीन सही ना होने की वजह से नुकसान होगा। तो मल्टीपल जो है ना नुकसान पाकिस्तान को होगा। ये गंदम जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, उसको भी जो आप पहले ही हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें भी हमको जो है नुकसान। इसके अलावा बहुत सी सब्जियां वगैरह हैं, फ्रूट वगैरह हैं, वो तो सबको सामने है कि बहुत नुकसान हो रहा है। इस हिसाब से ये है कि मैं ये तजवीज़ दूंगा, लेकिन यह है कि भारत जो है हमारा ठीक है, वो उनसे ताल्लुकात का जो मामला है, लेकिन ये सब्जियां वगैरह जो हैं वो हमको एक ही दिन 2 दिन में पहुंच जाती है यहाँ पे वाक़ा पे। इसके अलावा कॉटन, हम जो है कॉटन जो है वो मंगाते थे इंडिया से और बहुत ही ज़्यादा मिकदार में मंगाते थे, वो 3-4 दिन में पाकिस्तान पहुंच जाता है इंडिया से, वाघा से भी जल्दी पहुंच जाता है। हम अमेरिका से, ब्राज़ील से वगैरह लेते हैं, उसमें 3-3 महीने 2-2 महीने लग जाते हैं। तो वो शिपमेंट का मसला होता है थी, लेकिन इस वक्त जो कंडीशन है, सर मैं सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ कि इस चीज़ की बहाली में, इसको रिवाइव करने में कितना वक्त दरकार है? देखिए ना, ये सीज़न तो हमारा ख़त्म हो गया समझ लें। अगर ये सीज़न जो है इसमें अभी थोड़े टाइम जो है वो चलेगी ये सीज़न, तो ये सीज़न का चल गया। अब अगले सीज़न हमारा शुरू होता है तकरीबन जून-जुलाई में अगले, तो उस वक्त फिर देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन यह है कि इस साल जो है वो तो हमारा जो है कारोबार सारा जो है वो ख़त्म हो गया है, बहुत ही नुकसान हो गया। अच्छा, और ये भी मुझे बताइएगा कि अब वाटर लॉगिंग से जो हमारी ज़मीन ख़राब होगी, कितनी ज़मीन जो है हमारी वो काश्त के काबिल बची है, उस पर कितनी मेहनत करनी पड़ेगी अगले साल? देखिए, ये अभी तो कहना कब्ज़ल वक्त है, अभी भी पानी खड़ा हुआ है बहुत सी जगह पे, तो इससे जो है वो अब जो है ये कहते हैं कि अगर लॉगिंग होती है उसकी पानी की, तो उसको फिर नई फसल के लिए जो है मुश्किलात होती हैं, तो वो आपको मुश्किलात होगी। लेकिन मुझे लगता है कॉटन को इतना नहीं होगा अगले साल। अगर नहीं आता है, ज़्यादा बारिश हो ज़्यादा नहीं होता, तो अगले साल हो सकता है कि कॉटन की क्रॉप जो है इस साल से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि रेट अच्छे मिले हैं काश्तकार को और सारा कुछ अच्छा था। लेकिन यह है कि ये नुकसान इसकी वजह से हो गया, सैलाब की वजह से, इस वजह से वो दिल बर्दाश्ता हो गए हैं। लेकिन अल्लाह करेगा अगले साल जो है वो कॉटन का क्रॉप ज़्यादा होगा। चलें, उम्मीद यही करते हैं नसीम साहब, और बहुत शुक्रिया। जैसे कि इस साल भी सबसे ज़्यादा हुई थी पिछले कई, अगले साल भी तवक्को है कि ज़्यादा होगी, तो अगले साल खुदा ना खास्ता दोबारा ये सूरत हाल ना हो जाए। हम अभी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर आप हाजिर होंगे तो अखवत फाउंडेशन जो है वो हमारे साथ मौजूद होगी, उसके ऑनरेबल गेस्ट मौजूद होंगे और एक बहुत ही स्पेशल मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक ब्रेक के बाद भी आप जान पाएंगे। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि मासूम बच्चे के नन्हे दिल में बड़ी ख्वाहिश और बड़ा जज्बा। वालिदैन ने उम्रा अदा किया तो उनको देखकर 4 साला मुस्तफ़ा के दिल में भी ये ख्वाहिश जागी कि वो भी उम्रे की अदायगी के लिए जाए। तो मुस्तफ़ा ने किया ये कि पैसे जमा करना शुरू कर दिए। लेकिन जब सैलाब की सिचुएशन आई, तबाहकारियाँ हुई, उसने देखा कि लोग मर रहे हैं, इमदाद के मुंतज़िर हैं, तो उसने अपनी सारी जो जमा पूंजी थी ना, जितने पैसे उसने अपने मनी बॉक्स में इकट्ठे किए थे, वो सब के सब वो इमदाद के लिए कैंप ले गया और वहाँ पर उसने वो डोनेट कर दी। सोशल मीडिया पर बच्चे की वीडियो देखकर सऊदी हुकूमत ने मुस्तफ़ा और उसके वालिदैन को उम्रे की पेशकश कर दी है। मुस्तफ़ा अपने वालिद के हमरा अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानेंगे कि ये किस तरह से उन्होंने किया,
क्योंकि बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल होता है ना अपना मनी बॉक्स एक तो खोलना और फिर अपनी वो सारी जमा पूंजी किसी को देना। तो मुस्तफ़ा और उनके वालिद जो हैं वो हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मुस्तफ़ा से बात करते हैं। मुस्तफ़ा, मैं चाहूँगी आप मुझसे जो गुफ्तगू करें उसका आगाज़ एक छोटी सी तलावत के ज़रिए करें। बिस्मिल्लाह करके तिलावत पढ़ ले। आपसे बात कर, तेज बोले। तेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। मुस्तफ़ा, क्या जज्बा है माशाल्लाह आपका, और इतनी नन्ही सी उम्र में 4 साल बच्चे की क्या एज होती है। जो लोग मुझे देख रहे हैं वो यकीनन समझ पाएंगे। मैं मुस्तफ़ा के वालिद से भी बात करना चाहूँगी। हकीम ज़ादा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुझे ये बताएं सर कि मुस्तफ़ा ने कितने पैसे इकट्ठे किए थे, कब से मुस्तफ़ा इकट्ठा कर रहा था और किस तरह से उसके जहन में ये ख्याल आया कि बाबा मैंने ये डोनेट करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। हम उम्रे पे गए थे कुछ दिन पहले, तो इनके और इनके बड़े भाई के दिल में ये कंपटीशन आ गई थी कि हमने भी पैसे इकट्ठे करके हमने उम्रे के लिए जाना है। और जब से हम उम्रे पे गए थे तो इन दिनों में बहुत सारे लोगों ने उनको पैसे दे रहे थे, तो पैसे देते हुए वो लोग खाने के बजाय मतलब वो गले में डाल देते थे और इसको जमा करते थे। और बार बार यही कंपटीशन हुआ करती कि मेरे पास पैसे पूरे होने वाले हैं, मैंने जाने। दोनों भाइयों की कंपटीशन हुआ करती थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सर ये कितने पैसे इकट्ठे हुए थे उस मनी बॉक्स में? इस तरह तो कंफर्म बात नहीं है, क्योंकि वो गले में 1 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक जितने भी पैसे उनके पास आते तो वो इसी गले में डाल देते, ख़जाने में डाल देते। तो कंफर्म बात नहीं है। पर अगर कोई बंदा इससे पूछता है तो ये डायरेक्टली कहता है कि 2000, मतलब इसकी बात ये होती है। और बाकी जो होती है वो इसका कंफर्म नहीं है कि मतलब इसमें कितने पैसे थे। अच्छा चलें ये तो एक अलग चीज़ है, क्योंकि डोनेट किया हुआ 1 रुपया भी बहुत बड़ी अहमियत रखता है। मुझे बताएं कि सऊदी हुकूमत ने आपसे किस तरह से कांटेक्ट किया? एक सहाफ़ी के ज़रिए सबूक सैयद साहब ने मेरे साथ रब्ता किया था और उन्होंने बताया था कि सऊदी हुकूमत वाले, सऊदी एम्बेसी वाले आप लोग के साथ बात करना चाहते हैं, मैं आपका नंबर दे देता हूं। तो फिर उन लोगों ने मेरे साथ कांटेक्ट किया था और उन लोगों ने ख्वाहिश का इज़हार किया था कि हम आपको फैमिली समेत, बच्चों समेत आपको अपनी उम्रे के लिए स्पॉन्सर करते हैं। इसके अलावा हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी बहुत सारे लोगों ने मोहब्बत का इज़हार किया था। बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया था कि हम आपके बच्चे को उम्रे पे लेके जा रहे हैं और आपको भी उम्रे पे लेके जा रहे हैं। पर उन जो पाकिस्तानी लोगों ने, जो हमारे दोस्तों ने मोहब्बत का इजहार किया था, उन लोगों को मैं यही पैगाम दे रहा था कि वीडियो का मतलब यही है कि अभी जो सैलाब आया है, लोग तकलीफ़ में, तो आप जो ख़र्चा मेरे ऊपर और मेरे बच्चे के ऊपर कर रहे हैं इस उम्रे पे ले जाने के लिए, आप वही ख़र्चा जो है वही सैलाब ज़दगान के लिए डोनेट करके मतलब अभी जो हमारे बहन भाई तकलीफ़ में, इनकी तकलीफ़ में आप इनके साथ मदद करें। तो अभी इसके बाद सऊदी हुकूमत ने भी अप्रोच किया, उन लोगों ने ख्वाहिश का इजहार किया, तो डेफिनेटली उन लोगों के साथ बात हुई है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने अगर चाहा तो हम जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, मैं देख भी रही हूँ मनाजिर में कि जब मुस्तफ़ा डोनेशन के लिए लेके जाते हैं पैसे, तो जिनको वो दे रहे हैं ये पैसे, वो उनको गले लगाते हैं और वो आप दीदा हो गए। ये क्या लम्हा था? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितने लोग हमें देख रहे हैं उनको ये पता चले कि ये एक 4 साल बच्चे का जज्बा है। ये हमारी कौम के नन्हे बच्चे हैं जो हमारा मुस्तकबिल हैं, तो सोचें कि बड़े क्यों पीछे हैं, उनका आगे आना बेहद ज़रूरी है। तो प्लीज़ ये जो वो लम्हा था जब वो आप दीदा हो रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं, वो प्लीज़ मुझे बताइएगा। एक्चुअली सिचुएशन ये है कि सबसे पहले तो जो हम घर में एकमुलेशन कर रहे थे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों की, कि जो हमारे घर में स्पेयर है या जिसके बग़ैर हमारा गुजारा हो सकता है, हम इनको इकट्ठा करके हम सैलाब ज़दगान के लिए डोनेट कर दें, क्योंकि आजकल उन लोगों को ज़रूरत थी इन दिनों में। इसी टाइम ये बच्चे जो है, दोनों बच्चे ने अपने अपने गले उठा के अपने अपनी जमा पूंजी जो कंपटीशन में उन लोगों ने जमा की थी, अहमद मुस्तफ़ा और मुनीब हसन ने, कि हम भी अपने इन पैसों को अपने भाइयों के लिए डोनेट कर दें। तो अल्लाह शाहिद है कि सबसे पहले हम घर में इतने जज्बाती हो गए थे, घर में हम इतने रो गए थे कि मैं आपको लम्हा बयान नहीं कर सकता। फिर इसके बड़े भाई ने अपने पैसे जो है वो अल खिदमत फाउंडेशन को डोनेट कर दी और छोटे बच्चे
मैंने अपनी वो जो ये जमा पूंजी जो है वो खैबर बाज़ार में काबिल ताने के साथ इसने डोनेट कर दी थी। और वहाँ पर डोनेट करने का मकसद यही था कि अलखिदमत वाले भी हक़ को हकदार तक पहुँचाते और जिनको मैं दे रहा था वो भी हक़ को हकदार तक पहुँचाते। तो ये चूँकि उनकी मेहनत की और बहुत कुर्बानी के पैसे थे, इसार के पैसे थे, तो मैंने इसार वालों को दिए कि मतलब वो लोग अपने उसको पहुँचा दें। सर बेहतरीन जज्बा आपके बच्चों का, ना सिर्फ छोटे बच्चे का बल्कि बड़े बच्चे का। और मैं चाह रही हूँ कि इस वक्त जितने बड़े बच्चे और जितने छोटे बच्चे हमें देख रहे हैं वो मुस्तफ़ा को सिर्फ देखें कि मुस्तफ़ा ने अपना मनी बॉक्स अपने वालिद साहब के पास लेकर गया और कहा कि मुझे ये डोनेट करना है उनको जिनको इनकी ज़रूरत है। तो ये जज्बा हर किसी में नहीं होता, अपने अंदर अपने बच्चों के अंदर ये जज्बा पैदा करें, क्योंकि आज अगर आप ये काम करेंगे तो कल को खुद ब खुद आपके बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। बेहद शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद है मुस्तफ़ा बचाने के लिए और इतनी प्यारी तलावत करने के लिए। अब ज़रा फैसल आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे जी नामों पे। इंसान का नाम उसकी ज़िंदगी पे बहुत असर रखता है, बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। हर इंसान चाहता है कि उसका नाम अच्छा हो, खूबसूरत हो, लेकिन ये इंसान के खैर अपने बस में तो नहीं होता है, इसलिए कि नाम का इंतखाब वालिदैन करते हैं या फिर दादा दादी नाना नानी। कभी दादा दादी नाना नानी भी नहीं करते, कभी खाला कर देती है, चच्ची कर देती है। इसमें भी वैसे इसमें लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। वालिदैन पर बच्चे का हक है कि वो उसका अच्छा नाम रखे, ऐसा नाम जिसका मतलब बहुत प्यारा हो, क्योंकि नाम आपकी शख्सियत पे बहुत असर रखता है। आज के दौर में वालिदैन के लिए बच्चे का अच्छा नाम तलाश करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, क्योंकि लोग फौरन से गूगल खोल लेते हैं, देखते हैं जी बच्चियों के नाम, फिर बच्चों के नाम। इस सिलसिले में रहनुमाई हासिल करने के लिए हमने अपने शो में मदऊ किया है अबू मोहम्मद साहब को, और हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से बच्चों का नाम रखा जाए और किस तरह से इसकी तहकीक की जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। यकीनन जो लोग जिनके घर बच्चे भी होने वाले होंगे या जिनके अपने बच्चे हैं, बड़ा एक चैलेंज रहा होगा उनके लिए मरहला बच्चों का नाम रखना, और फिर ये कि आपका नाम ऐसा होना चाहिए जो कि इस्लाम के लिए, इस्लाम के मुताबिक भी बड़ा अच्छा है, उसका मतलब भी बड़ा अच्छा हो। अक्सर नाम ऐसे होते हैं बड़े बुजुर्ग सुन के कहते हैं ये तुमने क्या नाम रखा है, ये नाम तुम्हारे बच्चे की शख्सियत पे सूट नहीं करा। तो ये मुश्किल है, तो इस मुश्किल को हल कैसे करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए मुझे दावत दी। कोशिश करूँगा कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा नाज़रीन के लिए जो है वो फ़ायदेमंद मुफीद मालूमात फ़राहम कर सकूँ। देखें, नाम का इंसानी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा असर होता है और वो अहमियत का हामिल होता है, और इसको इंसान की शख्सियत का उन्वान भी कहा जाता है, इसके अकायद मज़हब का मज़हर भी कहा जाता है। ये वो शनाख्त है जो पैदाइश के साथ जो इंसान के साथ लगती है, तो उसके बाद न सिर्फ इस दुनिया में बल्कि इस दुनिया के बाद के आगे की ज़िंदगी में भी वो रहेगी। जैसा कि हदीस के मफ़हूम में आया है कि तुम अपने और अच्छे नाम रखो, क्योंकि क़यामत के रोज़ तुम्हें तुम्हारे नामों से और तुम्हारे वालिद के नामों से पुकारा जाएगा। तो इससे साबित हुआ कि क़यामत में भी इंसान का नाम की वहाँ पर अहमियत होगी और उसी से पुकारा जाएगा। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में देखें पस मंज़र नामों का, तो कुरान करीम की सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 31 में हज़रत आदम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और फ़रिश्तों का जो वाक़या बयान किया गया है, तो उसमें अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखलाए और उसके बाद फ़रिश्तों से कहा कि तुम इन चीज़ों के नाम बतलाओ। तो फ़रिश्तों ने कहा या अल्लाह हम आजिज़ हैं, हमें नहीं मालूम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुक्म दिया, उन्होंने तमाम चीज़ों के नाम बता दिए। तो मुफस्सिरीन ने ये कहा है कि इंसान की तख्लीक के बाद सबसे पहला इल्म जो वदियात किया गया इंसान को, वो नामों का इल्म है। ये कुरान की इस सूरतुल बक़रा की आयत 31 से साबित है, मुफस्सिरीन ने कहा। दूसरी चीज़ ये, और इसी बुनियाद पर अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को चैलेंज किया कि उन्होंने जब इंसान की तख्लीक को कहा था कि ये तो फ़साद फैलाएगा, जो भी कुछ हमारे सामने है वो कुरान में हम पढ़ते रहते हैं। दूसरी चीज़ ये कि बरतरी जो अल्लाह ने साबित की वो इससे साबित की। एक तो पहला इल्म नामों का अता किया इंसान को, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। दूसरा ये कि फ़रिश्तों के ऊपर जो बरतरी इंसान की साबित की अल्लाह ने, वो इल्म अस्मा से साबित की चीज़ों के, वो चीज़ों के नाम थे। तो आप सोचें कि फिर अशरफुल मखलूक़ात इंसान के नाम की कितनी ज़्यादा अहमियत होगी। तो और ये तमाम मज़ाहिब, तमाम दीन व मिल्लत में नाम की अहमियत रही है हमेशा से, इंसानी तारीख जब से शुरू हुई। अबू मोहम्मद साहब ये बताइए कि नाम रखते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? बहुत से लोग नाम रख लेते हैं, फिर वो आगे जाके कहते हैं कि यार इनका मैं नाम बच्चों का चेंज कर रहा हूँ, उनको गुस्सा ज़्यादा आता है इस तरह। तो उस वक्त क्या ख्याल रखना चाहिए? जी देखें,
इस्लाम ने जो है वो आकर नामों का जो एक निज़ाम दिया, ठीक है, अहादीस में फ़ुक़हा ने, मुफस्सिरीन ने इसके ऊपर पूरे पूरे अब्वाब बांधे हैं और इतनी अहमियत दी गई है शरीयत में। हदीस में आया है कि जैसा कि ज़िक्र किया था कि वालिदैन के ऊपर हक़ है बच्चे का, जो 3 बुनियादी हुकूक़ हैं उसमें से एक ये है कि उसका अच्छा नाम रखा जाए, ठीक है। और आजकल मसला ये है कि वालिदैन सिर्फ जैसे कि कहा कि इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं और उस पर देखकर कोई भी नाम अच्छा लगता है। आपको पता है कि हर दूसरे नाम का मतलब होता है अल्लाह का तोहफ़ा, जन्नत का फूल, जन्नत की हवा, ठीक है। जन्नत के आइटम बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, ठीक है, नामों के हवाले से। तो हम ये देखें कि जन्नत की एक वाज़े कर दूँ नाज़रीन पे कि जन्नत की जो अशिया हैं उनके मीनिंग जब आप देखते हैं कि ये माना है तो इस्लाम में अहादीस के अंदर मौजूद हैं जो नाम आए, ठीक है। जन्नत का रैयान, जन्नत का दरवाज़ा रोज़ेदारों के लिए, इस तरह और चीज़ों ज़िक्र आया है। तो उससे हटकर ये कौन सी वेबसाइट्स हैं जो वहाँ के अलावा जन्नत की चीज़ों के नाम लाके आपको पेश कर रही हैं। तो ये चीज़ ज़रा वालिदैन को ख्याल रखना चाहिए। दूसरा, ये नाम को मुख्तसर होना चाहिए। नाम को जो एक मुरक्कब नाम का हमारे ख़ित्ते में रिवाज है, ठीक है, बच्चों के भी बच्चियों का भी। मेरे पास जो लोग रब्ता करते हैं मुशावरत के लिए, वो कहते हैं एक तो जैसा कि है रिवाज मोहम्मद साथ लगाना नाम का और दूसरा बच्चियों के फ़ातिमा, ठीक है। अब अगर कोई नाम नामुनासिब होता है मैं उनको कहता हूँ ये ठीक नहीं है, ठीक है। आजकल जैसे ये मिरहा, इरहा, मीरब, ये सारे नाम फैले हुए हैं, ठीक है, ये सारे गलत नाम है, सही नहीं है जी। तो लोग कहते हैं कि अच्छा हमने तो रख लिया तो अब इसके साथ फातिमा लगा दें, तो फातिमा लगाने से वो नाम के मतलब थोड़ी बदल जाएंगे, वो तो अपनी जगह गलत रहेगा। देखें, अगर बाद लोग कहते हैं कि आपने फ़ला नाम पे तहकीक करके बताया कि ये ठीक नहीं है, लेकिन हमारे सामने वो बच्ची है, वो 6-7 साल की हो गई है, वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, उसके नाम का तो बड़ा अच्छा असर है, जबकि आप कह रहे हैं वो नाम ठीक नहीं है। तो पहली बात तो ये याद रखें कि नाम का असर भी अल्लाह के हुक्म का मोहताज है, ठीक है। जितना अल्लाह ताला चाहेंगे इतना नाम का असर होगा। ये नहीं कह सकते कि अगर कोई जो है वो सिगरेट पी रहा है और उसके लंग्स के ऊपर कोई असर नहीं हुआ तो ये कहा जाए कि देखें वो तो सिगरेट पिया, उसने असर नहीं हुआ। तो वो जो बात है ये एक्सेप्शनल केस, उसको नहीं मिसाल के तौर पे पेश किया जाता। दूसरी बात ये है कि नाम को अच्छा होना चाहिए, मुख्तसर होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा फॉर्मेट ये समझा जाता है कि बच्चे का नाम हो, फिर वालिद का नाम हो और फिर फैमिली नेम हो। तो ये 3 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नेम इस तरह होने चाहिए। बाद लोग जो है वो सिर्फ बच्चे के 2-2, 3-3 नाम रख देते हैं, तो फिर बताएं फिर वो वालिद का और फैमिली नेम कहाँ है। और फिर वो वही बात है ना कि बच्चे के इतने लंबे नाम पे फिर बच्चा शायद खुद भी कंफ्यूज हो जाता है कि नाम मेरा कहाँ से होगा। एक सवाल मैं करना चाह रहा था कि जैसे हम नाम रख लेते हैं लेकिन फिर उसकी ना वो उसको बिगाड़ देते हैं और प्यार से कोई नाम है, कोई कुछ कर दिया, ठीक है, तो ये करना सही है, सही नहीं है? कोई बहुत अच्छा सवाल है, रख दिया नाम। मैं भी इस पर बात करना चाहता था। निक नेम, प्यार का नाम, ठीक है। देखें, कभी कभार अगर उलमा फरमाते हैं अहदीस की रोशनी में और कुरान की आयत जो कहे वला तनाबदु बिल अलकाब, बुरे नामों से ना पुकारो, हुक्म है कुरान का, तो उलमा ने कहा है कि अगर आप मुस्तकिल तौर पे नाम बहुत बड़ी नेमत होता है बच्चे के लिए, अच्छा नाम आपने रखा, मिसाल के तौर पे कामरान, ठीक है, कामरान का मतलब कामयाब, बिल्कुल, और बामुराद। अब आप कामरान को मुसलसल सारी ज़िंदगी ख़ानदान वालों ने कामी कामी पुकार रहे हैं, तो अब जो उस नाम का असर है कामरान का, जो उसके जहन पे आएगा कि मैं कामरान हूँ, मैं कामयाब हूँ, मैं बामुराद हूँ, वो तो ख़त्म हो गया। तो उलमा ने कहा है कि अंदेशा है कि इस तरह करने से जो लोग मुस्तकिल तौर पे गुड्डू, पप्पू और इस तरह के नाम करके मुसलसल सारी ज़िंदगी लोग पुकारे जाते हैं, या ख़वातीन के भी, तो वो फिर इस की वईद में ना आ जाएं जो वला तनाबदु बिल अलकाब। तो ये बहुत एहतियात की बात है कि आप, क्योंकि फिर नाम रखने का फ़ायदा क्या हुआ ना, हाँ, तो और क्या आप उसको असर होता है पुकारने से, हाँ, और फिर पुकारने पे असर भी बहुत होता है। सर बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। जी, आखिरी एक बात इजाज़त से कहूँगा, आपने वो जो नाम तब्दील करने का और असर का कहा था, ये बहुत ज़्यादा सवाल किया जाता है कि नाम बदल दें तो बच्चा बीमार है, बच्चा जो है वो लेट चल रहा है, बच्चा लेट बोल रहा है, इन चीज़ों का। तो ये मैं नाज़रीन को कहना चाहूँगा कि इस चीज़ का कतन नाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। आपने अच्छा नाम रखा है तो आप बेफिक्र हो जाएं और किसी तरह की बदशगुनी में ना पड़ें। सही है, ठीक है सर, बेहद शुक्रिया, मौजूद थे हमारे साथ।
हमारे साथ ट्रैवलर अली साद मौजूद है, जो फ्रांस से मुख्तलिफ ममालिक से होते हुए 18 दिन में बाय रोड पाकिस्तान पहुंचे हैं। और अली साद के हमरा उनकी अहलिया भी थी और फिर 2 बच्चे भी थे जिन्होंने सफ़र किया। अब इन बच्चों को, इनकी बेगम को और ख़ुद अली को किन किन मुश्किलात का सामना रहा और किस किस मुल्क से होते हुए वो आए, कहाँ कहाँ स्टे किया, सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ, इन सब पर बात करेंगे। अली ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अली, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 18 दिन में आप फ्रांस से पहुंचे बाय रोड इस्लामाबाद, तो मुझे बताएं कि सफ़र कैसा रहा आपका? जी वालेकुम सलाम। सफ़र बहुत अच्छा रहा था और 18 दिन में टोटल लगे थे, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट कवर किए हैं 11,000 किलोमीटर्स और फ्रॉम वन साइड। और आगाज़ किया था मैंने फ्रांस से। फ्रांस के बाद मैं गया था जर्मनी, जर्मनी के बाद मैं गया था ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के बाद स्लोवेनिया, स्लोवेनिया के बाद क्रोएशिया, फिर बोस्निया, उसके बाद कौन सा था जी, इतने सारे मुल्क में याद भी नहीं रहते सब मैंने लिख के रखे हैं। उसके बाद था जी मोंटेनेग्रो, फिर अल्बानिया था, उसके बाद था ग्रीस, उसके बाद तुर्की और ईरान और फिर पाकिस्तान। अच्छा, तो इसमें अली भाई आप कहीं ज़्यादा स्टे शायद नहीं कर सके होंगे, ऐसा ही है? नहीं, 18 दिन मेरे इसलिए लगे थे क्योंकि मैं स्टे करता हुआ गया हूँ। अगर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जाऊँ, छोटे रास्ते से जाऊँ, तो वो लोग लगाते हैं 9 दिन 10 दिन में पहुँच जाते हैं। तो मैंने बीच में तुर्की में स्टे किए, मतलब 2-2 रातें 2-2 दिन मैंने कुछ जगहों में स्टे किया जहाँ बच्चों में जाने का शौक था। और उसके बाद मैंने ग्रीस में स्टे किया था। ईरान में मैंने काफ़ी स्टे किया क्योंकि ईरान ऐसा मुल्क है जो कि आप कभी कभी जाते हैं। तुर्की में बंदा जाता रहता है लेकिन ईरान में आप कम जाते हैं। अच्छा अली, मुझे ये बताएं कि आपके 2 माशाल्लाह बच्चे भी साथ हैं और फिर बेगम भी साथ ही, तो रास्ते में काफ़ी तंग किया होगा बेगम ने भी और बच्चों ने भी, ऐसे ही हमेशा ख़वातीन को ज़्यादा ट्रैवल करने में मसला होता है? नहीं, तंग तो ऐसा नहीं किया, लेकिन जारी बात है बच्चे थक जाते थे। तो मैं करता गया था कि मैं सुबह, मेरी कोशिश होती कि मैं जल्दी निकलूं, ताकि सुबह जल्दी निकलूं। बच्चे तो ऑलमोस्ट सो ही रहे होते थे तो हम उसको उठा के गाड़ी में डाल देते थे। तो ऑलमोस्ट हर 2, 2.5-3 घंटे बाद ब्रेक लगा के आराम से खाना शाना खा के रेस्ट वगैरह करके तो चलते। बीच में कहीं के बच्चे तंग डेफिनेटली हुए लेकिन ज़्यादा तंग नहीं किया। अच्छा अली भाई, आपका टोटल खर्चा अभी तक कितना आया है, इंक्लूडिंग सिर्फ अगर फ्यूल का आपने खर्चा निकाला हो, कितना पड़ा आपको? अच्छा, ये मेरा बेसिकली, मैं भी इस वक्त मैं वापस आ चुका हूँ, मैं फ्रांस से बात कर रहा हूँ। राइट। राउंड ट्रिप का मैंने खर्चा निकाला था। तो असल में खर्चे यहाँ 2 किस्म के हैं। एक तो वो खर्चा जो मैंने अपनी जेब से किया है और मेरा खर्च हो गया, मुझे वापस नहीं मिलेगा। और दूसरा वो खर्चा जो जैसे गाड़ी की एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है, वो मैंने खर्चा तो किया लेकिन वो बाद मुझे वापस भी मिलेगा। तो फ्यूल का खर्चा अगर मैं पाकिस्तानी रुपए में बोलूँ तो तकरीबन 6.5 लाख से 7 लाख के बीच में होगा। और अकोमोडेशन का भी ऑलमोस्ट इतना आता है। साथ में खाने का भी, मतलब खाने, ये फ्यूल का तो आप कट नहीं कर सकते, खाने पे और अकोमोडेशन आप यू कैन कट इट। ये आप पे कि आपने कैसी जगह पे रहना है, कैसा खाना खाना है, ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप क्या चूज करते हैं। चलिए मुझे ये बताइए कि वापसी के लिए भी आपने वही रूट लिया जिस रूट से आप गए थे? नहीं, वापसी पे मैंने आफ्टर तुर्की, ईरान के बाद तुर्की को एंटर होने के बाद फिर मैंने रास्ता बल्गारिया, सर्बिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, वहाँ से जर्मनी गया था। ये छोटा रास्ता है क्योंकि रास्ता मैंने पहले भी देखा हुआ था। 2019 में एक मैं तुर्की गया था बाय रोड, तो ये इतना खूबसूरत रास्ता नहीं था। जो दूसरा रास्ता, जो आने वाला रास्ता था क्रोएशिया वाला, वो खासा प्यारा। क्रोएशिया और ग्रीस, उसकी जो कोस्ट लाइन है वो खासी प्यारी, तो बहुत ज़्यादा अच्छी, लेकिन वो थोड़ी स्लो है। वहाँ गाड़ी आप इतनी ट्रैवल फास्ट नहीं कर सकते। अच्छा अली, अब बहुत सारे लोग जो हैं बाय रोड ट्रैवल को तरजीह भी देते हैं। आप यू गो टू टर्की, यू गो टू ग्रीस, वहाँ पे आप जाएं और जाके आप गाड़ी में बैठ जाएं और अपना ट्रैवल करना शुरू कर दें। जब आप पाकिस्तान एंटर हुए, पाकिस्तान में कहाँ तक आपने एंट्री दी और वहाँ की रोड्स और बाकी रोड्स में क्या फ़र्क आपको लगा? अच्छा, ये काफ़ी मेरे एक एक्सपीरियंस हिस्सा था क्योंकि हमने पाकिस्तान की रोड्स तो देखी नहीं है। तो ईरान तक तो आपकी रोड बहुत अच्छी, बहुत सब कुछ था, लेकिन उसके बाद मुझे डर था कि शायद पाकिस्तान में दाखिल होऊंगा तो, क्योंकि मेरे पास 4x4 तो नहीं थी, मेरे पास एक कार थी, तो मेरा ख्याल था कि पाकिस्तान की रोड्स बुरी होंगी। लेकिन पाकिस्तान की रोड्स ज़बरदस्त किस्म की रोड्स हैं। मतलब बीच में कहीं 40-50 किलोमीटर पैच आ जाते हैं हम ताफ्तान से लेके तो कोयटा तक, जो कि थोड़ा सा हल्का सा ख़राब है। लेकिन हल्का सा ख़राब से मतलब उस पर भी आप 100-110 पे गाड़ी चला सकते हैं। उससे पहले वाली जो रोड है वो तो मतलब आप जस्ट लाइक यूरोप की रोड थी।
ठीक, ज़बरदस्त अली, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त आपका सफ़र रहा होगा। थैंक यू सो मच।